Good evening to all of you. कैसे हैं आप लोग? मस्त, जबरदस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हो गया था, भाग 1 हो गया है, नहीं हुआ है शायद, पार्ट 1। चलिए रेडी हो जाइए सभी लोग, पेन लेके मैं आ गया, बस 1 मिनट। केशवानंद वर्सेस केरला केस। बोले तो झकास, बट सर याद नहीं हो रहा है। याद नहीं हो रहा है, झकास है फिर भी याद नहीं हो रहा। पहले अनिल कपूर की तरह बनिए एनर्जेटिक, कैसे नहीं याद होगा, है ना। सर मेरा रिप्लाई नहीं किया। अंकित सिन्हा जी, क्या रिप्लाई बताइए, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कल किसी का कॉल आया था ना अंकित, आपने ही किया था कॉल? गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी बहुत है। प्रणाम इंदू जी। आप रेड कलर ही पहनते हैं क्या? निक्की का सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है ये। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि सर आप रेड ही पहनते हैं। नहीं, रेड ही नहीं पहनता हूं मैं। मैंने पहना हुआ था कुछ ये, लेकिन इसको उतार के अभी ये पहना हुआ है। ठीक, तो ब्लैक रेड दोनों हैं, 2 कलर्स में आती हैं टी शर्ट, आप जानते हैं। एसी तेज करवा लीजिए। एसी वैसी काम नहीं आता, सेंट्रलाइज एसी है, जबकि कुछ देर में भी मैं बाहर से आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। याद हो रहा है सर, मजे से हो रहा है। देखिए क्षितिज अनिल राज जी का कितना बढ़िया अड्डा का टी शर्ट। राम राम रंजना जी, आप सभी को राम राम। एक तो व्हाइट भी ड्रेस होता है, हाँ व्हाइट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो इस वजह से, और अब वो मिलना भी बंद हो गया है आई थिंक। तो जरा बताइए कि अंकित सिन्हा का क्या क्वेश्चन है। मैसेज किए थे सर। अच्छा, आपका मैसेज आया है, देख लेते हैं तुरंत। बहुत सारे मैसेज, मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो लगभग 1500 से 2000 मैसेज पड़े रहते हैं, तो उतना समय नहीं होता है दोस्तों कि मैं जो है उसको देख पाऊं। आप लोग कॉल कर लिया करिए। अंकित सिन्हा का मैसेज तो आया है। पॉलिटी का प्रॉपर नोट्स मुझे नेट में नहीं मिल रहा है सर, कोई उपाय बताइए। मिल भी रहा है तो खुद से कैसे प्रिपेयर करना है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यही क्वेश्चन है ना आपका। देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेस्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, समझिए आप, सबसे पहले तो आप डिमांड समझिए, और डिमांड समझने से पहले एक और चीज समझना है आपको, गोल। ठीक है, गोल अपना लक्ष्य है। लक्ष्य के अकॉर्डिंग, यानी जो सिलेबस है, हर आप जानते हैं हर पेपर का एक सिलेबस होता है, और अगर आपको उस पेपर की ही तैयारी करनी है, स्पेशली उस वैकेंसी की तैयारी करनी है, तो उस सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से बिल्कुल रीड कर लीजिए। जो 2 3 4 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट, अब उसमें सिलेबस में जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, उस सिलेबस में लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा, और लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखता है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, तो आपको देखना है सबसे पहले उठाइए प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, ठीक है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के मान लीजिए बहुत सारे पेपर्स नहीं मिल पाते हमको ना, तो देखना है कि उसके इक्विवेलेंट कौन कौन से एग्जाम है। इक्विवेलेंट जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का टीआर एग्जाम है, कुछ लोगों का 1 to 5 होगा पीआरटी, कुछ लोगों का इससे ऊपर होगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर का पेपर, साथ ही साथ आप ये देखिए कि उसके इक्विवेलेंट आपके स्टेट में, यानी बिहार में, और जितने भी अन्य स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, जैसे कि यूपी में टीचर क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स, अभी पीआरटी वगैरह वैकेंसी आई थी, मैंने देखा 68,500, फिर 69,000, उससे पहले और आई थी वैकेंसी, तो उनको भी देख लीजिए। टेट, सुपर टेट, इन सब का देख लीजिए। टेट है, सुपर टेट है, टीईटी, सीटीईटी है, सीटेट जिसको बोलते हैं, इन सब का आप देख लीजिए पेपर। जब आप पेपर उठा के देखेंगे, एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
ठीक, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र ना। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ जान लीजिए। जैसे उससे पहले क्या जानना है, सबसे पहले राज्य नोट करेंगे, राज्य स्टेट। देखिए पहली चीज तो स्टेट के लिए जो ये शब्द कभी भी आए आपके किसी आर्टिकल में आए या कहीं भी इस्तेमाल हो, स्टेट का मतलब ये नहीं है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, किसी कंट्री से, भारत, ठीक है, तो भारत के लिए राज्य। तो इसमें देखिए स्टेट के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऐसे स्टेट नहीं कहलाता। जैसे हम स्टेट कब कहलाए, हम स्टेट कहलाए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, जब आजाद हुए हम, तब हम एक स्टेट कहलाए। उससे पहले हम स्टेट नहीं थे, उपनिवेश थे। उपनिवेश किसका, ब्रिटेन का। भारत एक उपनिवेश था। क्यों, क्योंकि हमारे संप्रभुता नहीं थी ना। अब जैसे अगर आप देखेंगे स्टेट के कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, 4 पार्ट्स। सबसे पहले संप्रभुता, सोवेरेंटी, संप्रभुता, सोवेरेंटी। दूसरा होता है भूभाग। तीसरा होता है जनसंख्या, और चौथा होता है सरकार। ये 4 तत्व होते हैं राज्य के, किसी भी देश के 4 तत्व होते हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स थे। जैसे अगर मैं कहूं, हमारे पास भूभाग था, भारत का एक भूभाग था, ठीक है। दूसरा, भारत की एक जनसंख्या थी, जनसंख्या भी थी, और एक सरकार भी था, एक सरकार भी थी। लेकिन जो नहीं था वो क्या था, संप्रभुता, ये नहीं थी। यानी हम अपने लिए कोई भी नीति नहीं बना सकते थे, हम अपने लिए कोई जैसे कि निर्णय नहीं ले सकते थे। हमारे निर्णय पे किसका अधिकार होता था, ब्रिटेन वालों, वो निर्णय लेते थे। बाह्य शक्तियों का जो है दबाव था हमारे ऊपर, हम निर्णय नहीं। इसलिए जब हम आजाद हुए तब हमारे पास हमें सोवेरेंटी भी मिल गई, संप्रभुता भी मिल गई, तब हम स्टेट कहलाए। क्लियर हो गया, यस, संप्रभुता नहीं थी, नोट कर लेंगे। राज्य के 4 पार्ट होते हैं, संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या और सरकार। ये महत्वपूर्ण तत्व होते हैं राज्य के, इन्हीं तत्वों से मिलकर के एक राज्य बनता है। क्लियर है, चलिए हो गया। इंग्लिश में भी बताइए वर्ड्स, जनसंख्या, पॉपुलेशन, भूभाग, भूभाग मतलब लैंड एरिया, लैंड कोई एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार गवर्नमेंट, एंड संप्रभुता का सोवेरेंटी होता है। खुशी जी, ठीक है। चलिए अब एक आपने देखा कि शासन प्रणाली, नोट करिए, दूसरा शासन प्रणाली, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली मतलब गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, इसको थोड़ा समझिए। देखिए इसको हम 2 भागों में तोड़ करके देखेंगे। एक तो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम पे क्या था, प्राचीन समय में, समझिएगा, और दूसरा आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में क्या है। प्राचीन समय में आपने देखा था कि राजतंत्र होता था, राजतंत्र होता था, ठीक है, राजतंत्र होता था, मोनार्की सिस्टम था। और राजतंत्र में जो सत्ता का प्रमुख मतलब शासन का प्रमुख था, प्रमुख हमेशा राजा होता था। हेड कौन होता था, राजा। हेड कौन होता था, राजा होता था, शासक होता था राजा, ठीक है। इसका जो मतलब अगर हम कहें कि शक्ति का स्रोत क्या था, तो राजा स्वयं अपने आप में शक्ति का स्रोत था, राजा। क्लियर। और इसमें क्या था, ये पद इसका कैसा होता था, अनुवांशिक होता था, आनुवंशिक पद होता था, आनुवंशिक। क्लियर, यानी राजा का ही बेटा राजा बनता था, ज्येष्ठ पुत्र बनता था राजा। आपने एंशिएंट टाइम में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, आधुनिक समय में थोड़ा सिस्टम, हम शासन प्रणाली को देख रहे हैं, कैसे कैसे सिस्टम है। यस मनीष, मैं आपका मैसेज देख पा रहा हूं, बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है। सर सर्जन कैन यू प्लीज सी माई मैसेज और कमेंट्स। यस मैं देख रहा हूं, बताइए।
सर एक नोटिस देखी हूँ, एस्टेट होने वाला है। यस, एस्टेट होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी हो सकता है ना जो ये आपका एग्जाम है वो पहले एस्टेट हो जाए, उसके बाद फिर आपका एग्जाम हो, क्योंकि बहुत सारी ना वैकेंसी खाली चली जा रही है, लोग एस्टेट किए ही नहीं है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, एस्टेट करने वालों की संख्या कम है। तो जिन लोगों का एस्टेट नहीं है वो एस्टेट कर लेंगे, फॉर्म डाल देंगे, एस्टेट होने वाला है। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था। अच्छा ठीक, स्क्रॉल कर ले रहा हूं भाई। मनीष, थोड़ा लेकिन पढ़ाने दीजिए अभी। मनीष, मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था, आई वांट टू नो योर प्रेफरेबल टाइम टू टॉक। मनीष, अब आज तो मतलब जैसे मैं बहुत बिजी हूं, कल आप करिए कॉल, कल आप करिए 10 के बाद, मैं घर पे ही मिलूंगा फ्री एकदम, ठीक है? कल आप 10 के बाद करिए मैसेज या कॉल, जो भी करना है। चलिए, तो अब देखिए आधुनिक समय में कैसे शासन प्रणाली है? तो आधुनिक समय में लोकतंत्र है। आधुनिक समय में क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में शासक कौन होता है? शासक होते हैं दो, कहीं कहीं राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री। और जो ये पद है शासक का, ये पद अनुवांशिक नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये जो पद है ये योग्यता के आधार पर तय होता है, योग्यता, एलिजिबिलिटी होती है। भाई अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो लोकसभा के अंदर लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? तो योग्यता के आधार पर, तो ये शासन प्रणाली है, एक एंशिएंट टाइम पे देख लिया आपने। और ये चलिए क्लियर। अब देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि नेशनल एम्बलम्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक। अब राष्ट्रीय प्रतीकों को मैं आशा करता हूं कि आप लोग जानते होंगे, बहुत ही छोटी चीज है, मतलब सबको याद होगा, है ना, कब अपनाया गया, कौन सा है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब जानते होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1। भाग 1 पार्ट 1 है संविधान का। पार्ट 1 जो भाग 1 है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये है टाइटल इसका। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। राहुल ठाकुर जी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सर जी पद बहुमत के आधार पर, देखिए एलिजिबिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है? कि आप कम से कम भारत के नागरिक हों, जो भी मैंने एक दो उम्र का होना चाहिए, क्राइटेरिया है। और उसके बाद फिर योग्यता, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने, राज्यसभा का सदस्य, ये सब चीजें ना, तो योग्यता के आधार पर। वो निर्वाचन प्रक्रिया है कि जनता चुनती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्र के प्रमुख को जनता चुनती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? सरकार बहुत बड़ा झोल है। झोल नहीं है भाई कह रहे हैं सरकार बहुत बड़ा झोल है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर? अब देखिए इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अच्छा, आप लोगों ने पार्ट्स वगैरह लिख लिया कि नहीं? संविधान कितने भाग हैं, सभी के टाइटल्स, कितनी अनुसूचियां, शेड्यूल कितने, वो लिख लिया है? कम से कम पार्ट्स और अनुसूचियां सबको याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रस्तावना, प्रीएम्बल एकदम याद होना चाहिए। ठीक? चलिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 to 4, ये बात की जाती है किसके विषय में? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स, 28 राज्य एंड 8 यूटीज हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और सबको पता होगा। ठीक? संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं, और जो है राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 1 to 4 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? आर्टिकल 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है?
कि भारत अर्थात इंडिया। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि हमारे देश के लिए संविधान में किन किन नामों का उल्लेख मिलता है, तो दो नामों का, भारत और इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये लिखा है, नोट करेंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब राज्यों का संघ मतलब जो इसके यूनिट्स हैं, सेंटर है, संघ है, यूनियन है, और उसके कुछ यूनिट्स हैं जिसको स्टेट या राज्य कहते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। किसी भी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है कि हमने जो है कि ट्रीटी कोई साइन किया है बिहार ने यूनियन के साथ, इसलिए वो है, ट्रीटी खत्म तो वो अलग हो जाएगा, नहीं। जैसे अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में संधि हुआ है, जितने 50 स्टेट हैं अमेरिका के, वो आपस में क्या किए हैं, ट्रीटी साइन किए हैं यूनियन के साथ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अविनाशी संघ है हमारा, अलग नहीं हो सकते यूनिट्स इसके, राज्य इसके इससे अलग नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए लिख लिया आर्टिकल 1, नोट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, ये भी जान लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक संशोधन हुआ 35वां और 36वां, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम हमारे मतलब भारत यूनियन में, भारत देश में मिलना चाह रहा था, तो उसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला लिया गया, सह राज्य का दर्जा, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आर्टिकल 2 में ऐसे ही देश, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भाई नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे ना, तभी याद होगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे सिक्किम भारत का अंग बना। अब क्या होता है, कई एस्पिरेंट्स में जैसे सिक्किम भारत का अंग बना, कई एस्पिरेंट्स में क्या होता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर आर्टिकल 2 में नए स्टेट बनने से, आर्टिकल 3 में भी तो ये लिखा है नए राज्यों की स्थापना या उनके नाम में सीमा में परिवर्तन। साउंड कम है, साउंड मेरा नहीं कम है शशांक, साउंड मेरा बहुत है। अब कल से वो मैं लेके आऊंगा, वो वाला जो एक आता नहीं हैंड में पकड़ के उसको जो है बोलते हैं, जैसे जल्दी हुआ से हटो बोला है वो लड़का, एक अपने अपनी बाउंड्री पर रहा गजब बोला। लेकिन तो अब कल से वही मैं लेकर के आऊंगा, तभी आपको साउंड आएगा प्रॉपर, कोशिश करूंगा कि उसको लेकर के आऊं, ठीक। चलिए खैर, तो यहां पे सिक्किम जैसे भारत का अंग बना, सिक्किम हमारा नहीं था, भारत का नहीं था सिक्किम, हमसे जुड़ना चाहा वो, जैसे भूटान कल को जुड़ना चाहे, भारत का एक स्टेट बनना चाहे, तो किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल 2 के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 कहता है कि कोई भी, मान लीजिए राज्य पहले से है, भारत का ही भाग है, लेकिन क्या किया गया कि थोड़ा सा काट पीट के ना उसको अलग स्टेट बना दिया गया। जैसे 15 नवंबर सन 2000 की घटना घटी, घटना क्या घटी कि बिहार से जो दक्षिण वाला हजारीबाग वाला क्षेत्र था उसको काट करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड, जय जोहार वाला, आप में से कई लोग झारखंड के भी होंगे, तो झारखंड जैसा स्टेट बना। तो इसमें क्या है कि नए सीमाओं का, यानी नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का लिख लीजिए, नहीं समझ नहीं पाएंगे, नए राज्यों का निर्माण लिखेंगे, नए राज्यों का निर्माण पहला, या उनकी सीमाओं, बाउंड्रीज, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनकी सीमाओं कौमा नामों में परिवर्तन। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड का बनना, ये किस आर्टिकल के तहत हुआ, आर्टिकल 3 के तहत हुआ, भूलेंगे तो नहीं।
हाँ, वो जो नवंबर का महीना था सन 2000, वो बहुत क्रांतिकारी महीना था। उसमें 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल यानी उत्तराखंड जो वर्तमान समय में है, पहले उसका नाम उत्तरांचल था। 13 नए जिलों को काट कर उत्तर प्रदेश अलग कर दिया गया, जो पहाड़ी स्टेट थे, अरे सॉरी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट थे, पहाड़ी जिले थे, उनको अलग करके एक नया राज्य बनाया गया उत्तरांचल। जैसे तेलंगाना 2014 में, जून 2014 में जैसे तेलंगाना बना, ठीक। तो इस प्रकार से ये सब होता है आर्टिकल 3 के द्वारा। अब देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 में, जो भी आपने देखा, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई नई विधि, कोई अगर नया रूल बना, कोई नया जो है कानून बना, तो आर्टिकल 300, आर्टिकल 368 जो है, अनुच्छेद 368, 368 के अंतर्गत नहीं आएगा वो। मतलब जो संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, इसके तहत वो समझा नहीं जाएगा। यानी अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत कोई नया स्टेट बना या हमारे अंदर शामिल हुआ, तो उसको नहीं समझा जाएगा कि संविधान संशोधन हुआ है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे सिक्किम को मिला 35वां 36वां संविधान संशोधन हुआ। अच्छा ये बताइए, जब झारखंड बना तो क्या कोई ऐसा संविधान संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। इसलिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको नहीं समझा जाएगा, नोट कर लेंगे। चौथा नहीं नोट कीजिए, लेकिन दूसरा तीसरा तो समझना जरूरी है। पहला दूसरा तीसरा आपने समझ लिया, क्लियर है यहां तक? किसी कोई डाउट? रिपीट करना है मुन्ना जी। मुन्ना जी आप लेट क्यों रहते हैं इतना? स्लो एकदम। एक काम के योगा करना शुरू करिए सुबह सुबह, ठीक। और इसको दिल पे नहीं लेना है, आपके भले के लिए। सुनिए, आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत कोई भी काम होता है, तो उसको 368 के तहत, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई, उसके तहत नहीं समझा जाएगा। संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है सब, बिल्कुल। अनिल, अनिल एकदम, अनिल आप पहले से पढ़ चुके हैं, मतलब पॉलिटी आप पढ़े हैं पहले से, क्योंकि मैं अक्सर आपको देखता हूं, आपके कमेंट्स देखता हूं, बढ़िया आंसर करते हैं। क्लियर? पढ़ा है ना, समझ गया मैं। चलिए, तो ये हो गया, डन। एक बार जरा बताइए, सब लोगों ने नोट कर लिया? डन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर नींद कोई दवा बताइए। अच्छा नींद की दवा, नींद की दवा मुझे बहुत अच्छी आती है मतलब नींद की तो बहुत अच्छी दवा आती है मुझे। पहली चीज समझिए, बहुत ही सीरियसली, नींद सबको आती है। आप कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि अगर आपको पढ़ते हुए नींद आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये प्रकृति, नेचर आपको दिखाता है, ठीक। पबजी खेलते हो जिससे नींद नहीं आती, या रील्स देखते हुए नींद नहीं आती। अनिल जी यूपीएससी क्रैक कर, जो अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। नींद की दवा यही है, आप पहले देखिए, अगर आपको नींद आती है तो सो लीजिए, खूब आती है खूब सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नींद खुले तो मोबाइल में समय मत व्यतीत कीजिए, पढ़िए। सर आपको पढ़ाते समय नींद आती है, निधि कह रही है मुझे निधि मुझे ही ब्लेम कर रही है आपको पढ़ाते समय, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया। अब हम चलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है जरा बताइए सभी लोग, तेजी के साथ बताएंगे। संविधान के पार्ट 2 में क्या है, कौन बताएगा सबसे पहले? मतलब कि निधि भी मुझसे पढ़ चुकी है, इसका मतलब है। कल्पना ने बताया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझसे पढ़ते टाइम नींद आती है? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे से पढ़ते, मतलब मुझसे जब पढ़ते हैं आप लोग तो नींद आती है, मतलब कि मेरे पढ़ाने में खोट है, इसका मतलब यही है। अगर मुझसे पढ़ते हुए आपको नींद आ जाए तो इसका मतलब है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं, इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा है। अच्छा, कितने लोगों को नींद आती है? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी है। सर आप कुछ डांटा भी कीजिए। नहीं नहीं, डांटना सही, आप लोग इतने बड़े हैं, अब आपको डांटे ये नौबत आएगी कि आपको डांटना पड़ेगा। आप टीचर बनने जा रहे हैं, अब आपको डांटू मैं?
चलिए, अच्छा आपकी क्लास में बिल्कुल भी नहीं आती, तन्नू ये कह रही हैं। खैर चलिए, भाग 2, भाग 2 में सिटीजनशिप है, आप लोगों ने ही बताया, बहुत बढ़िया, याद कर लिया। इसका मतलब नागरिकता, आप जानते हैं कि नागरिकता हमारे यहाँ कैसी है, सिटीजनशिप कैसा है, तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है हमारे यहाँ, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, आप में से ही ना कई लोग मुझे नोट्स अपनी भेजते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं, मतलब सच में कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना बढ़िया कोई नोट्स बना सकता है। तो ये अपना अपना स्किल होता है, अपना टैलेंट होता है कि मैंने कुछ यहाँ पे बनाया लेकिन उसको आपने बहुत अच्छे से बना लिया, कुछ और बातें उसमें नोट कर लिया आपने। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा दूं तो आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बुक्स जरूर रखिए, उसको पढ़िए, ठीक है, पढ़ेंगे और थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में पाई जाती है, सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, ये आपने देख लिया कल, ब्रिटेन से लिया गया। अब आप जानते हैं कि ये जो भाग 2 है इसमें नागरिकता है, और अनुच्छेद की अगर बात करूं तो आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता संबंध 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। क्लियर? नहीं दुर्गा जी, मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हूं। चलिए, 5 से 11 तक आर्टिकल 5 to 11 क्या बताता है हमें? सिटीजनशिप के बारे में। क्लियर? खुशबू कह रही है आर्टिकल 4 लिखवा दीजिए। आर्टिकल 4 समझ लीजिए ना कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में अगर कोई भी बात होती है उसके द्वारा तो 368 के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। थोड़ा गूगल कर लिया करिए भाई, समझा तो दिया ही मैंने, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे। चलिए, ये देखिए, सिटीजनशिप इन इंडिया, भारत की नागरिकता या भारत में नागरिकता, भारत में नागरिकता नोट कर लिया आपने 5 to 11। तो यहां पे लिखा है सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ एज बीइंग अ लीगल मेंबर ऑफ अ सोवरेन स्टेट और बिलोंगिंग टू अ नेशन। यानी नागरिकता क्या करता है कि कानून के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है। नागरिकता से क्या होता है? व्यक्ति को मान्यता मिल जाता है, व्यक्ति को एक मान्यता मिल जाती है कि वो उस देश का नागरिक है जो एक संप्रभु राज्य के कानूनी सदस्य या राष्ट्र संबंधित है। कानूनी सदस्य हो जाते हैं आप, अगर आपके पास नागरिकता तो आप कानूनी सदस्य हैं। भारत में संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की अवधारणा संबंधित है, इसको नोट ही कर लिया। क्लियर? बिल्कुल संतोष जी, इसीलिए मैंने समझा दिया। फिर चलिए, अभी बता देते हैं, सब कुछ बताया परवेज, पहले समझ लीजिए, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। चलिए, हो गया? अपने लैंग्वेज में लिखना है तो अपने लैंग्वेज में तो बता दिया, ये बताया नहीं कि एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 है, संविधान का भाग 2 है, नागरिकता का मतलब है कि कानूनी सदस्य। चलिए, यही नहीं लिखा था, ये भी लिख देता हूं। अगर आपको नागरिकता मिल जाती है तो यानी आप भारत के किसी या किसी भी देश के आप कानूनी सदस्य हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सिटीजनशिप एक्ट आया। अब आप जानते हैं नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा तो संसद उसमें अमेंडमेंट करती है। पूरे संविधान में पार्लियामेंट जो है संशोधन करती है। तो संसद ने एक संशोधन किया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान ने 1955 में क्या किया? एक कानून ले आया, वो नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत ये बताया जाता है कि किन किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है, और अगर नागरिकता किसी भी व्यक्ति की जाती है तो किस प्रकार से जाएगी, या कितने प्रकार हैं, सब ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये जो है पारित हुआ संसद द्वारा, और इसमें तमाम कानून बने कि नागरिकता कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त की जा सकती है नागरिकता। दो चीजें, कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे छीनी जा सकती है, कैसे छीनी जा सकती है नागरिकता। इसको आप लोग जानते रहेंगे तो बहुत काम आएगा। चलिए, पहला, अगर हम बात करें कि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसकी अगर हम बात करें कि नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, हमारे संविधान में संसद ने जो संशोधन किया संविधान में पार्ट 2 में,
और नागरिकता अधिनियम 1955 ले आया, उसमें बताया कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती, कैसे कहते हैं? सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता। 5 प्रकार से जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसमें पहला जन्म के आधार पर। कैसा? जन्म के आधार पर। क्लियर? समझ में आया? दूसरा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब जानते कि नहीं? आप में से कौन जो है डिसेंट का मतलब जानता है? एक तो जन्म से, डिसेंट का मतलब होता है दोस्तों वंशज के द्वारा। यस, इसको बोल सकते हैं वंश परंपरा या वंश के द्वारा। वंश परंपरा, डिसेंट मतलब वंश परंपरा। ठीक है, यानी पहला आपने देखा कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, पहला पॉइंट जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पापा, मम्मी, दादा, दादी, नानी, नाना, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी कोई भी है, तो उस आधार पर आपको नागरिकता, वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के आधार पर। नोट करेंगे, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और चौथा, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी देशीकरण के द्वारा। नेचुरलाइजेशन मतलब देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पांचवा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी क्षेत्र को अपने में मिलाया, तो उसके जो जितने भी व्यक्ति होंगे वो अपने आप नागरिक बन जाएंगे भारत के, जैसे सिक्किम वाला केस हुआ। क्लियर? जैसे सिक्किम वाला केस हुआ उस अनुसार। समझ में आया? जैसे सिक्किम वाला केस हुआ उस अनुसार जो है, कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलेगा तो उसके सभी जो है व्यक्ति क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अब यह देखिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 ये पारित किया गया और इसमें 5 आधार बताए गए किस किस प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्लियर? क्या पूछ रहे हैं? देशीकरण का क्या मतलब है? देशीकरण का मतलब है कि भाई निवास के आधार पर। जैसे ये है कि मान लीजिए 7 साल या 9 साल से आप भारत में रह रहे हो। मान लीजिए कोई विदेशी आया 7-8 साल से, पहले 7 साल था, अब 9 साल, तो 7 साल से मान लीजिए आप भारत में रह रहे हो, तो उस आधार पर उसका मतलब है देशीकरण, कि आप इस देश के बन गए। जैसे मान लीजिए मैं बिहार में आऊं, कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए तेलंगाना से बिहार में आए, समझिएगा क्या पूछ रहे हैं। अभी पहले सुनिए, अगर बिहार में आए और बिहार में बेचारा 7 साल रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ बढ़िया 7 साल रहे वो, तब वो बिहारी बन जाएगा ना। अब वो तेलंगानी नहीं रहा, अब वो बिहारी हो गया। यही है देशीकरण का मतलब। क्लियर? और क्या है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पांचवा पूछ रहे हैं ना, पांचवा का मतलब ये, जैसे सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, या मान लीजिए कि भूटान कल को ये भारत का अंग बन जाए, भारत का एक स्टेट बन जाए, तो भूटान के जितने भी लोग होंगे वो स्वयमेव मतलब अपने आप ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। पांचों का मतलब ये। क्लियर? समझ में आया? वो नहीं, देखिए 6 प्रकार नहीं है, वो एक अपवाद है कि मान लीजिए आप कला, संस्कृति, समाज सेवा या विज्ञान में वैज्ञानिक वगैरह हो, आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक, वो एक अपवाद है। चलिए, डन किया? ये इतना आप लोगों ने लिख लिया। अगर कोई शादी करके भारत आया तो उसे तुरंत नागरिक तुरंत कैसे मिल जाएगी? फिर वही सब सदिये नहीं कर लेंगे आके? जितना बता रहा हूं उतना ही, बस उतना पढ़िए पहले। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सीमा हैदर वाला केस खूब चल रहा है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है ना भाई कि कोई भी आए, आप सोशल मीडिया पे मिले, आप शादी कर लिए तो आप नागरिक कहलाएंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे नागरिक। अगर ये होगा मतलब कि मान लीजिए कि नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया भी होगी तो आपको कुछ वर्ष 7 वर्ष रहना पड़ेगा भारत में। ठीक सर, 0.5 ही तो बता रहा हूं भाई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाए, कोई क्षेत्र
इसका हिंदी आप लोग पूछ रहे हैं क्या? इसका हिंदी आप लोग पूछ रहे हैं क्या? इसका हिंदी का मतलब होता है कि जैसे मतलब इसका क्या होगा, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, भारत ने अर्जित किया, इनकॉर्पोरेट किया, अर्जित भूमि के समामेलन पर या सम्मिलन पर, सम्मिलन ही बोलते हैं ना उसको, मिलने पर, सम्मिलन पर। चलिए 3 को एक्सप्लेन करना है, फिर वही चीजें, फिर वही हो रहा है। जैसे 3 के द्वारा, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे एक सिंगर है पाकिस्तानी, अभी नाम उनका एग्जैक्टली क्या है, नाम अल्ताफ राजा नहीं, अल्ताफ राजा नहीं, जो मोटे से बहुत थे बाद में पतले हो गए, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको मिला, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको नागरिकता मिली ना, 2-3 बार मना कर दिया गया, फिर अल्टीमेटली अभी 3-4 साल, अदनान सामी, स्वामी नहीं, सामी राजीव, वेरी वेरी गुड, अदनान सामी को जैसे मिला नागरिकता, तो कैसे मिला, रजिस्ट्रेशन के द्वारा मिला ना। ठीक, अब इसी में उलझाए रखेंगे आप। नेक्स्ट, अब देखिए, अब टर्मिनेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से। एक, रिनंसिएशन, अस्वीकार कर दिया आपने, अस्वीकार करने का मतलब है किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ले ली, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आपने स्वीकार कर लिया, अमेरिका गए, प्रियंका चोपड़ा गई अमेरिका, उन्होंने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो यहां का अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान ही भारत में नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। वो प्रवासी वासी वाले मुद्दा अलग आता है कि भाई अगर कोई प्रवासी है तो उसको कैसे लिया जाए, या ओसीआई कार्ड धारक है तो वो कैसे होगा, वो अलग चीज है। दूसरा, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है कि अगर आपने नागरिकता खुद से त्याग दिया, नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता त्यागने पर, ठीक है, अगर आपने नागरिकता खुद से, भाई हम भारत के नागरिक नहीं हैं, जैसे अक्षय कुमार कहाँ के, कनाडा के नागरिक हैं, भारत के नहीं है, जानते तो हैं सब आप लोग भाई। नेक्स्ट, डेप्रीवेशन, वंचन, मतलब सरकार द्वारा भी छीना जा सकता है, सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, लिख लीजिए, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर। अब ऐसा कब होता है, छीने जाने पर, जैसे मान लीजिए कि वो जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर का पतिदेव, हो सकता है भाई, टेंशन तो अभी ये भी है ना कि हो सकता है कि वो दोनों आपस मिल गए हो, ये भले ही भारतीय है लेकिन उसने बताया कि भाई तुमको इतना पैसा मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, तुम ये बताओ, दिखाओ कि हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा। तो इसका मतलब उसने क्या किया, अगर ऐसा निकला कि वो सीमा हैदर का जो पति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ISI वगैरह से मिल गया हो, तब क्या होगा, तब ये होगा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा उस पर, कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। जैसे मान लीजिए बिहार में आप लोग रह रहे हो किसी गली कूचे में, और अचानक आपने किसी टेररिस्ट से बढ़िया समझौता कर लिया, आओ हम बताएंगे स्थान कहां बम फोड़ना है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने राष्ट्रद्रोह किया, देश के साथ आपने गद्दारी की, उस स्थिति में सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, गद्दार हो जाएगा। यस, हाँ बहुत ऐसे हैं, बिल्कुल दिलीप जी आप सही कह रहे हैं चलिए, समझ में आया सबके, ये जितने भी वो हैं कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से छीनी जा सकती है। अब लिखिए, नोट एक लिखिए यहां पर, नोट देखिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सिर्फ मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फालतू की चीजें मत पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ठीक। चलिए, नोट में लिखिए कि नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन, नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन केवल संसद कर सकती है। और नागरिकता से आपने देख लिया कि भाई कितने प्रकार से प्राप्त होती है नागरिकता, कितने प्रकार छीनी जाती है, ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में, ये कानून है, और इस कानून के द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्ति और 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात की गई है। क्लियर, नोट कर लेंगे।
ठीक है, किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अभी देखिए क्या हुआ कि सीएए आया था ना, एक कानून आया था सीएए। अब उसमें खूब हंगामा हुआ, शाहीन बाग यहाँ दिल्ली में बैठ करके कई लोग धरना प्रदर्शन किए, हर हर कोने में, देश के हर कोने में, खासतौर पर दिल्ली पे बहुत ज्यादा उस पर बवाल हुआ, लेकिन उसके प्रावधानों को कोई जान ही नहीं पाया। प्रियंका चोपड़ा के बच्चे इंडियन कहलाएंगे या अमेरिकी कहलाएंगे, जिसको वो चाहेंगी। अगर भारत में पैदा करती अपना बच्चा तो आराम से वो नागरिकता ले सकता है भारत की। अगर उनका बेबी जो है, अगर उनका बच्चा भारत में जन्मता है तो वो इंडियन नागरिकता आराम से उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसकी माँ इंडियन है, वंश परंपरा के आधार पर मिल जाएगा। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अच्छा समय हो गया क्या? हाँ समय हो रहा है दोस्तों। तो ये नागरिकता वाला चैप्टर क्लोज। कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्रक्स जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, यानी फंडामेंटल राइट। ना केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, बल्कि आप लोगों के अकॉर्डिंग भी, मतलब सबको जाना चाहिए आपके अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, नहीं अब ये क्लियर हो गया तो भाग 3 अब क्या अभी स्टार्ट करें? कुछ अभी समझ में आएगा नहीं। कल एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और उसमें लग जाएगा लगभग बहुत तेज करूंगा तो 2-3 क्लास लग जाएगी मौलिक अधिकार। उसको बिल्कुल अच्छे समझना है, वहीं से क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, अगर पॉलिटी से मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन, तो केवल फंडामेंटल राइट के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 सवाल फंडामेंटल राइट के होंगे। सीधे आर्टिकल पूछ लेता है। आर्टिकल 17 क्या है? छुआछूत के द्वारा उन्मूलन या छुआछूत उन्मूलन किस अनुच्छेद में बताया गया है? 4 ऑप्शन दे दिया, 16, 17, 18, 19। जो मैक्सिमम आते हैं वो उस पर हम खूब फोकस करेंगे। जैसे प्रेम्बल वगैरह हुआ, वहां से क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है आपके जो है डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज से आता है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आता है संघ से भाग 5, फिर राज्य भाग 6, और थोड़े बहुत आता है पंचायती राज्यों से, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत वगैरह हैं। तो इतने पार्ट को हम देखेंगे अच्छे से, बिल्कुल इतना ही पढ़ना ही है। कल क्लास होगा? नहीं कल तो संडे है, कल कैसे? और हाँ, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक काम किया, आपको पता है कि नहीं? आप लोगों, इसको मैं तब तक सेव कर लेता हूं और आप लोगों को बताता रहूंगा। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, कुछ लोगों की वजह से सबको दंड मिलने वाला है। जानते हैं क्या दंड? ये मिलने वाला है कि आपकी क्लास अब रात में होने वाली। मैंने ये तो मतलब परसों से चल रही है बहसबाजी, परसों से ये बहसबाजी चल रही है, कुछ लोगों के लिए ही, कुछ लोगों के द्वारा ही। मेरा बिल्कुल अब कहा नहीं माना जा रहा, सर नहीं आपने बताया नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्लास इस टाइम नहीं होगी आपकी। अब मैं 2-3 लोगों के पास गया, मैनेजर सर से बोला, उनका सर अब क्या कर सकते हैं इसमें, ऊपर तक कंप्लेंट पहुंच गई। मैंने कहा मैं अपने लिए मैंने नहीं किया है, मैंने वोटिंग प्रॉपर करवाया है, सबसे मैंने पूछा है। तो उनका नहीं, जो शेड्यूल बन गया था उसी पर क्लास होगी। रात में सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं होती भाई, मुझे ही प्रॉब्लम होती है। अब रात में सोचिए मैं यहां से 12 बजे निकलता हूं तो कब पहुंचूंगा, है ना? नहीं अब ये तो होगा ही नहीं, टाइम चेंज हो चुका है, रात में ही आपकी अब क्लास होगी। बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनी गई दोस्तों, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक, जो कि हुआ तो गलत है, हुआ गलत है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और मैंने बहुत भरसक प्रयास किया समझाने के, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। क्लास 11 बजे रात में ही होगी अब आप लोगों की। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव क्षेत्र से हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नेट इशू हो जाता है कि रात तक खत्म हो जाता है उनका नेट, प्रॉब्लम है। बोले सर इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बात बताइए कि मान लीजिए 5-6 तो क्लास आपकी नहीं होगी, फिक्स है वो, और क्या शेड्यूल है जरा एक बार बताइए, आप लोग किस शेड्यूल में खाली हैं? और कोई शेड्यूल? उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया था कि 7 बजे सुबह। अब जरा आप सोचिए कि अगर मैं यहां से 10-11 बजे छूटता हूं
तो 7 बजे मॉर्निंग में कैसे आके क्लास ले पाऊंगा? और पेन टाइप से लूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आता नहीं, उसमें बोर्ड से ही लेना होगा। 3 से 4, 2 से 3 क्लास तो चलती होगी, 3 से 4, 2 से 3, 5 बजे नहीं, 5 बजे संभव नहीं है। एक ऑप्शन आया यहाँ पे 3 से 4, 2 से 3, 2 से 3 तो मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है। 3 से 4 मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक कोई टाइमिंग आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं बिल्कुल। मॉर्निंग सही रहता। 7 बजे मेरे लिए भी थोड़ा सोचिए आप लोग, केवल अपने लिए क्यों सोच रहे हैं भाई? अरे मैं रात में अगर जाऊंगा यहाँ से 11-12 बजे पहुंचता हूँ, 7 बजे सुबह कैसे पहुंच सकता हूँ यहाँ पे? 7 बजे उठ सकता हूँ, पहुंच नहीं सकता ना। पोल करा लें। मेरी क्लास होती है 1 बजे, फिर 2 बजे, मतलब 1 से 2, 2 से 3 लगातार है। फिर उसके बाद एक क्लास लगा दी है 5 से 6 बीपीएससी में। तो 5 से 6 हो गई बीपीएससी क्लास, 1 से 2, 2 से 3, 5 से 6, आप लोगों की 11 से 12। तो 11 से 12 और किस टाइम चेंज कर सकते हैं? ये टाइमिंग नहीं हो सकता। देखिए समझिएगा, जो मेरा शेड्यूल है वो ये है कि 1 PM टू 2 PM। अब इस पर मत बताइएगा आप लोग ना, इस पे नहीं, इस पे मेरी क्लास होती है 2 PM टू 3 PM, ये क्लास होती है 5 PM टू 6 PM, ये क्लास होती है। अब लग गई, मतलब बीपीएससी में अभी इसको पढ़ाना है मुझे। अब ये बताइए इसके अलावा कौन सा शेड्यूल है आप लोगों के पास? 3 to 4। अच्छा, आप चाहते हैं कि 1 से लेकर के 4 तक मैं लगातार पढ़ाऊं? 1 से लेकर 4 तक लगातार पढ़ाना कैसे पॉसिबल है भाई? फिर 4 से 5 बच रहा है, एक शेड्यूल ये बच रहा है कि 4 से 5, लेकिन 5 से फिर लगातार हो जाएगा। 4 से 5 वाला शेड्यूल बच रहा है 4 PM टू 5 PM, लेकिन आप लोगों की क्लास चलती होगी। या फिर एक समय है कि 11 टू 12, 11 टू 12 ये हो पाएगा? सुबह 11 से 12 आपकी क्लास चलती है, 11 से 12 मॉर्निंग में। मृदुल तो कह रहे हैं 11 से 12। 7 से 8 क्यों? कंप्यूटर वाली क्लास नहीं चल रही आप लोगों की? 6 से 8 थी क्लास ना आपकी कंप्यूटर वाली। अच्छा चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखिए मैं 2 टाइमिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे बताइएगा ना। एक है 11 AM टू 12 PM पहला, दूसरा है आपने क्या बताया 6 से 7, 6 PM टू 7 PM, सॉरी आपने बताया 7 से 8 ना, 7 से 8 बताया आप लोगों ने, 7 PM टू 8 PM ये बताया। इनमें से कौन सही है? जिसमें क्लास ना चलती हो, ये भी एक शर्त है। जीएस की क्लास है, साइंस की क्लास है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम 11-12 बजे लेंगे मंडे ट्यूसडे में, फिर अपने आप देखेंगे ना, एक दूसरे से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर नहीं मजा आएगा तो भाई मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर कुछ नहीं सोल्यूशन निकला तो फिर वही है। अभी मान के चलिए कि 12 से 15 क्लासेस आपकी हैं, या 10 से 12 क्लास मान लीजिए कम से कम है अभी, तो वही 10-12 दिन आपको रात में पढ़ना पड़ेगा। नाइट ही सही है सौरभ, आपने ही बोला है लग रहा है। अरे नाइट ही सही, पीडीएफ दे दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? अभी तो रात में ही देखते हैं। और हाँ एक चीज जान लीजिए, आप सभी लोग वो कर दिया करिए भाई, वो रेटिंग वगैरह कर दिया करिए ना, कंटेंट एंड उसमें कर दिया करिए। और 5 रेटिंग करना है ना। चलिए पीडीएफ में दे दे रहा हूं हैंगआउट के रूप में। पिन कर दिया, मिल गया सबको? पीडीएफ सबको मिला? आप सेशन ऑफ कीजिए, सर हम लोग 5 स्टार दे देंगे। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया, मिल गया सबको? मंडे को ही पॉलिटिक्स क्लास होगी, और क्या? मंडे को थोड़ा सा पढ़ के आप लोग आइएगा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे।
धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, सो जाइए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं मंडे को रात में 11 बजे। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय, लव यू ऑल, बाय।